नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट समय समय पे मिलती रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने साइकोलॉजी को शुरू किया था, उसमें हमने साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखा। फिर हमने जो देखा था पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना और पर्सनैलिटी के डेफिनेशंस को वहाँ पे हमने कवर किया। तो अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है क्लासिफिकेशन ऑफ जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखो, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उस समय के जो भी लोग थे इसके ऊपर रिसर्च करने वाले, उन्होंने व्यक्तित्व को डिफरेंस पार्ट में डिवाइड किया। वो अपनी अपनी नज़र से बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कैसा हो सकता है, कोई व्यक्ति कैसा हो सकता है। तो उन इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को हम कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पूछ लिया जाता है कि एक्टोमॉर्फ के व्यक्ति कैसे होते हैं, शेल्डन ने पर्सनैलिटी को किस प्रकार से वर्गीकृत किया, ये बातें पूछ ली जाती है। तो ये जो शेल्डन है, हिपोक्रेटस है, क्रेस्टेमर है, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना अब निकल जाएंगे, सारे आप समझ जाओगे किसने किस प्रकार से इसको डिवाइड जो किया, किसने किस प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया और किसके दिमाग में क्या चल रहा था उस दौर में। भाई किसी को दिख गया एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति, उसने क्या नाम दिया उसको। किसी को दिख गया गिंडूहा कोई व्यक्ति, भाई गोल मटोल अच्छा खाने वाला, उसने उसका किसी ने कुछ नाम रख दिया। कोई चुपचाप रहने वाला था उस दौर में, तो उसका किसी ने कोई नाम रख दिया। तो वो सारे अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहे साथ में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 से 2 नंबर का काम आपके एग्जाम में आता है। अब ये ना कहें कि 30 मिनट का वीडियो देखें और उसमें 1 से 2 ही नंबर का काम कवर हो। देखो भाई, मैंने कहा कि 50 वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरे इस फिजिकल एजुकेशन सिलेबस को कंप्लीट करने का, पीटीए का, और आपके 60 क्वेश्चन सारे आने हैं। तो पर वीडियो देखें तो 1 से 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो उस हिसाब से तो 100 क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से मैं पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। मतलब हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो एक भी क्वेश्चन एक वीडियो में कवर होगा तो भी मैं इसको 60 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां से हमारे पूरा जो सिलेबस भी एक सिस्टम के हिसाब से देखो तो पूरा हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि अब जो है किस व्यक्ति ने किस प्रकार से बांटा। तो सबसे पहला जो जिक्र आएगा वो आएगा आपका हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस उस समय के जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे। हेल्थ के बारे में जो काम कर रहे थे, हेल्थ के बारे में सोचते थे। जैसे आजकल रामदेव फेमस है ना, उसी प्रकार जो चिकित्सा शास्त्र था उस समय में, उस समय हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते थे। इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। तो इन्होंने किस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने 4 प्रकार के, जो है आपकी साइड में स्क्रीन भी आ रही होगी, 4 प्रकार के व्यक्ति इन्होंने बताया। उस समय में अपने हिसाब से इन्होंने सोचा कि 4 प्रकार के व्यक्ति समाज में होते हैं। सबसे पहला कफ प्रवृत्ति, जैसे होता है ना कफ पित्त, और एक और होता है हमारा जो बोलते हैं उसको कफ पित्त, 3 होते हैं ये जो शरीर का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो तीसरा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो इन्होंने एक जो टाइप निकाला ना, वो निकाला कफ प्रवृत्ति, इंग्लिश में कोलेरिक आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता था, कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते थे, ये व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली परंतु संवेगात्मक रूप से कमजोर होते थे। भाई फिजिकली रूप से तो स्ट्रॉन्ग होते थे, लेकिन जो इमोशनल लेवल था ना बहुत कम था इनका। मैं फिर बता दूं, इजी लैंग्वेज में बताऊं तो, और इनका स्वभाव जो चिड़चिड़ा होता था। मतलब संवेग जो है बहुत जल्दी भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग होते थे। मतलब हंग वाला काम ये इजीली कर दिया करते, भाई मैं हरियाणवी में बताऊं तो। और होया करते गुस्से, मतलब किसी बात पर भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे, कोई सी बात से भी इरिटेट हो जाते थे। ठीक है, स्ट्रांग थे फिजिकली, लेकिन संवेगात्मक रूप से कमजोर और चिड़चिड़े। ठीक है, कफ वाले याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काले पित्त वाले व्यक्ति, मेलकोनोलिक, इंग्लिश में आप ना भी देखें तो हिंदी में जरूर याद कर लो, नोट डाउन कर ले भाई ये पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट। और जो जिसने बुक मंगवाई ना वो भी नोट डाउन कर ले, क्योंकि बुक एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाई, सारी चीजें उसमें कवर नहीं हुई, इसीलिए मैं वीडियोज के माध्यम से कवर कर रहा हूं एक एक चीज को। काले पित्त वाले, मेलकोनोलिक, ये क्या थे, ये जो व्यक्ति थे ना शारीरिक और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते थे। ये प्राय निराश और दुखी होते थे। मतलब जो काले पित्त के जो व्यक्ति थे ना, ये हर मामले में नेगेटिव थे। कफ वाले फिजिकली पॉजिटिव थे, लेकिन दूसरे मामलों में वो भी नेगेटिव थे। ये क्या थे, ये आपके शारीरिक और संवेगात्मक दोनों रूप से कमजोर, इसके अलावा हमेशा निराश और दुखी, मतलब हर चीज से दुखी।
कफ वाले तो क्या थे, इमोशनल रूप से वीक थे लेकिन वैसे चिड़चिड़े थे, गुस्सेल भी थे, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या समस्या थी, हमेशा नेगेटिव होना, दुखी होना, या शारीरिक रूप से भी वीक से, कमजोर से होते थे, और संवेगात्मक रूप से भी कमजोर होते हैं। मतलब प्रेजेंट में भी आप देख सकते हो इस प्रकार के व्यक्ति आपको समाज में मिल जाते हैं, ठीक है। तो काले पित्त वाले हमेशा नेगेटिव, जैसे अब कोई जो पीटीआई लगा है वो हट गया बाय चांस फॉर एग्जांपल, तो उनको मतलब जब कोर्ट का फैसला 2013 में आया होगा हाई कोर्ट का, तो उसी समय सोच लिया होगा कुछ ने, जॉब चली गई, आगे क्या होगा, हर रोज चिंतित रहे होंगे इस बारे में, मतलब बिल्कुल नेगेटिव, निराश। या जो उस टाइम पे इंटरव्यू देके बाहर हो गए, उन्हें सोचा कि ये तो हमारे साथ गलत हो गया, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारी किस्मत खराब है, बिल्कुल नेगेटिव रहे। दोनों ही प्रकार के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए काले पित्त वाले व्यक्ति जो हर तरफ से नेगेटिव हैं। इसके बाद पीले पित्त वाले व्यक्ति, फ्लेगमेटिक, ये कैसे होते हैं, ये शारीरिक रूप से कमजोर और संवेगात्मक रूप से सशक्त होते हैं, और सुस्त होते हुए भी आनंद युक्त होते हैं। ये व्यक्ति भाई देखो शारीरिक रूप से तो आपको वीक मिलेंगे, फिजिकली पतले दुबले पतले, लेकिन इमोशंस इनके स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, और सुस्त होते हैं लेकिन खुश होते हैं, भाई मस्ती में होते हैं अपने, ठीक है। बिल्कुल स्लो होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्लो, और लेकिन मजे में होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं हर मामले में, कहीं पे भी ओवर रिएक्शन नहीं। जैसे कोई गुजर गया, मर गया भाई कोई फैमिली में, तो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वहां पे इतना वो नहीं होंगे कि बिल्कुल ये दिखा दे भाई ये तो अंदर से टूट चुका है, ठीक है। दुबले पतले जरूर होंगे लेकिन इंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे जीवन का। इसके बाद अधिक रुधिर वाले व्यक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट, सैंग्विनिक, ये क्या होते हैं सॉरी, ये क्या होते हैं, ये हर तरफ से स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, बहुत ही मस्त, फिजिकली फिट, संवेगात्मक रूप से फिट, पॉजिटिव होते हैं, लाइफ के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। अधिक रुधिर वाले, मतलब रुधिर का मतलब होता है ब्लड, तो ये बिल्कुल मस्त होते हैं, टैन फैन में रहने वाले होते हैं, कोई भड़क नहीं जीवन में, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके हिप्पोक्रेटस ने जो डिवाइड किया 4 पार्ट में। सबसे पहला कफ प्रवृत्ति बताया मैंने आपको, फिर काले पित्त वाले, फिर पीले पित्त वाले, और फिर अधिक रुधिर वाले। याद रखें, काले पित्त नाम से याद करने की कोशिश करें, काला जो बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका हो, द एंड हो चुका हो, जैसे कुछ जल जाए तो द एंड हो जाता है, तो याद रखें काले पित्त को ऐसे, ठीक है। और जो कफ और पीले पित्त वाले बच गए, इनको अपोजिट याद कर ले, जिसमें जितना ज्यादा कफ होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे सीक्वेंस ही बना लें, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर जितना ज्यादा कफ होगा उतना कमजोर भी होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा पीला, जो लाल पीला हो जाए भाई, मतलब इससे भी कुछ लिंक बना सकते हो, कमजोर हो जा, कमजोर मिलेगा, लेकिन क्या होगा, जो संवेगात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना भाई, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रैशचैम्बर कृत वर्गीकरण। क्रैशचैम्बर ने किस हिसाब से जो है इस पूरे सिस्टम को डिवाइड किया, तो इन्होंने 3 टाइप के जो है लोग बताए। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, सारों को आपस में कोरिलेशन सारों का निकालोगे, लास्ट में सबको कनेक्ट करोगे, तो लगभग जो इन्होंने बताई है, अलग अलग वर्गीकरण किया है, तो इनके हर टाइप का जो है ना आपस में रिलेशन निकल आएगा, वो बताऊंगा मैं विद एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं, इन्होंने पहला जो टाइप बताया वो बताया था आपका एस्थेनिक। एस्थेनिक में क्या बताया, ये जो व्यक्ति होते हैं लंबे दुबले पतले होते हैं। एस्थेनिक मतलब जिसको अस्थमा हो गया, सांस की बीमारी होगी, इतना याद कर लें, ठीक है, लिंक हो गया आपका। और क्या होगा, ये प्राय जो आत्म केंद्रित, मतलब अपने आप में खोए रहते हैं, सौपन देखते रहते हैं, ठीक है, और बुद्धिजीवी, लेकिन माइंडेड खोपड़ी होती हैं ये। शांत होंगे, एकांत प्रिय होंगे, मतलब एकांत में रहना पसंद करते हैं, माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, सौपन लेते रहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब, मैं ये करूंगा लाइफ में, वो करूंगा, होता कुछ नहीं। जैसे अब भी पीटीआई एग्जाम की डेट आ गई, बहुत सारे लोग अब भी सुस्त हैं, मैं पेपर की तैयारी लास्ट 10 दिन में कर लूंगा, ऐसे ऐसे सपने देखते होंगे, ठीक है। और आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, ठीक है। और दुबले पतले होते हैं। एस्थेनिक मतलब अस्थमा होगा, बिल्कुल जी निकलने को हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एथलेटिक, ये होते हैं भाई आपके जो हमने हिप्पोक्रेटस के पढ़े ना, अधिक रुधिर वाले व्यक्ति, उस टाइप के, ठीक है। ये होते हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, हर तरफ से पॉजिटिव लाइफ में। इन व्यक्तियों का शरीर बलवान होता है, अस्थि पिंजर सशक्त होता है, सीना चौड़ा होता है, और शरीर का विकास संतुलित होता है। ये चुस्त और फुर्तीले होते हैं, जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण विशाल होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं लाइफ के प्रति। ये समाज के साथ समायोजन करने में सफल होते हैं, मतलब जहां कहीं पे जाएंगे एडजस्ट कर लेंगे समाज में। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने बताया पिकनिक। पिकनिक वाले व्यक्ति होते हैं भाई, पिकनिक पे घूमने वाले, जो घूमने फिरने वाले, गोल मटोल,
इन्हें खाना है, पीना है, करना, ये काम करने, सोना, मस्त रहना। आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जितने बॉडी टाइप पढ़ रहे ना, अपने आसपास के एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो पिकनिक वाले व्यक्ति क्या होंगे, कद छोटा होगा और चेहरा गोल, गोल मटोल मैंने बता दिया भाई, गिंडू के जैसे होंगे, अंडाकार होंगे ये, ठीक है। हमेशा मस्त रहना, खाना पीना, अगना, बस यही काम, अच्छे कपड़े पहनना, टैन फैन में रहना, ठीक है। शरीर मोटा लेकिन व्यक्ति मिलनसार होंगे, बहिर्मुखी होंगे, विनोद प्रिय होंगे, आराम तलब होंगे, मतलब मस्त रहना भाई, जहां पे भी जाएंगे खा पी के मस्त रहेंगे। ये इनकी खास बात जो आपकी होती है पिकनिक वालों की। तीनों समझ गए। अस्थमा, एस्थेनिक मतलब अस्थमा हो गया, एथलेटिक मतलब फिट एंड फाइन, पिकनिक मतलब घूमने फिरने वाले गोल मटोल व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सेल्डन की। सेल्डन ने जो है किन किन में टाइप किया, सेल्डन ने भी 3 प्रकार का जो बताया आपका। सबसे पहला एंडोमॉर्फी, दूसरा मेसोमॉर्फी, तीसरा एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी सेम एज इट इज जो क्रिस चैम्बर का पिकनिक है ना, वैसा ही है। मैंने बताया पिकनिक वाले व्यक्ति क्या होते हैं, गोल मटोल अंडाकार। इसी प्रकार जो आपका शेल्डन है, इनका जो आपका एंडोमॉर्फी है, ये अंडे के आकार का होता है, गोल मटोल, विनोद प्रिय, ये शांतचित, जहां पे जाएंगे मस्ती करेंगे, सबके साथ मिलनसार रहेंगे, बहिर्मुखी होते हैं। तो ये याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा टाइप जो इन्होंने बताया वो बताया मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी होता है एज इट इज जो आपका क्रिस चैम्बर का एथलेटिक टाइप है ना, उस प्रकार का। मेसो मतलब फिट एंड फाइन, प्रॉपर एथलीट बॉडी, प्रॉपर मसल्स की ग्रोथ, ठीक है। सारे गुण सेम एज इट इज जो आपका एथलेटिक बॉडी टाइप है क्रिस चैम्बर का, वो है। इसके बाद लास्ट जो टाइप है एक्टोमॉर्फी, उसका जो क्रिस चैम्बर का एस्थेनिक है ना, सेम एज इट इज इनका एक्टोमॉर्फी है। लंबे दुबले पतले होते हैं, ये दोनों के गुण मिलेंगे आपके, बस नाम अलग अलग है। मैंने कहा था ना, ये सारों जिनका भी जितना ही वर्गीकरण है ना, सभी आपस में कोरिलेट होते हैं, बस नाम अलग अलग रख दिए, लेकिन सब ने ढूंढे एक जैसे ही व्यक्ति लगभग, ठीक है। तो आपके सेल्डन ने बताया एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। इसके बाद जो आपका क्रिस चैम्बर ने क्या बताया था, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक। और इसी प्रकार से हमने पढ़ा हिप्पोक्रेटस, उसने 4 टाइप बताए, कफ प्रवृत्ति, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले। तो इन सबको कोरिलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जुंग का वर्गीकरण। भाई जुंग जबरदस्त व्यक्ति हुए, इन्होंने 3 प्रकार के बता दिए। इन्होंने ना बॉडी टाइप देखा ना कुछ देखा, इन्होंने देखा व्यवहार। ये गजब व्यक्ति था, और इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके पास मिल जाएंगे। मैं खुद भी अंदाजा लगा सकता हूं मैं किस टाइप का व्यक्ति हूं, इसके टाइप को कर देखेंगे तो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, आप खुद अंदाजा लगाएं। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, अच्छा वर्गीकरण किया था इन्होंने बॉडी टाइप नहीं देखा। इन्होंने क्या बताया, बोला व्यक्ति 2 प्रकार का हो सकता है भाई, या तो अंतर्मुखी या बहिर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होगा, बोला अपने आप में खोए रहने वाला, और बहिर्मुखी क्या होगा, जो सामाजिक हो, नेता बनते हैं जो लोग समाज में मिलनसार हो, ठीक है। इन्होंने 2 टाइप बताए, लेकिन इन्होंने बाद में तीसरा टाइप और निकाला, उभयमुखी, एम्बीवर्ट। उभयमुखी मतलब बोला भाई ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण हो, बोला समय के अनुसार जो एडजस्ट कर ले। भाई कहीं रिश्तेदारी में चला गया, जहां चुपचाप बैठना वहां अंतर्मुखी हो जाए, मतलब चुपचाप ना किसी से बात करे ना कुछ और। बोला भाई फ्रेंड सर्कल में बैठा ना, तो वहां पे बहिर्मुखी हो जाना चाहिए, ठीक है। वहां पे दोस्तों के साथ हर प्रकार के मजाक करो, खाओ पियो, मस्त रहो। इसने बताए 3 टाइप मेनली, आपका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण मिल गए तो हो गया उभयमुखी, मतलब एम्बीवर्ट इंग्लिश में मैं बताऊं तो। अंतर्मुखी कैसे होते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मतलब अपने आप में खोए रहने वाले, अपने आप में आत्म केंद्रित, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जहाँ ग्रुप में बैठेंगे, जहां ग्रुप में, तो वहां पे भी चुपचाप बैठे रहेंगे, अपने बारे में सोचते रहेंगे, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, मतलब अपने अंदर खोए रहते हैं। लेकिन ये जो ना कुछ बड़ा करते हैं, राइटर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इनके अंदर टैलेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर ये पूरा कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट इसको बोल सकते हो, और अंतर्मुखी को इंट्रोवर्ट आप इंग्लिश में बोल सकते हो। जो बहिर्मुखी है, जो एक्सट्रोवर्ट है ना, वो क्या होंगे, सामाजिक होंगे। वो प्राय नेता लोग बनते हैं, जो भाषणबाजी करें, जो फेंके, मतलब फ्रेंड सर्कल में बैठेगा तो तरह तरह की बात फेंकते हैं, ठीक है। हमारे हर किसी के फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, दोनों ही टाइप की। और कुछ होते हैं एम्बीवर्ट,
तो बहिर्मुखी समझ गए, जो सामाजिक कार्यों में रुचि ले, जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहे, ठीक है। इसके बाद जो एम्बिवर्ट कैसा होगा, समय के अनुसार एडजस्ट कर ले, स्थिति के अनुसार, भाई कहीं पे अंतर्मुखी बन के रहना है तो वहां पे अंतर्मुखी, कहीं पे बहिर्मुखी बनना है तो वहीं पे बहिर्मुखी बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके दोनों ही प्रकार का मिश्रण, एक एम्बिवर्ट, ठीक है। इसके बाद एक और है भाई स्प्रेंजर कृत वर्गीकरण, मतलब स्प्रेंगर महोदय हुए कोई, इन्होंने भी जो है ना व्यक्तियों को डिवाइड किया, किस रूप से, इनका भी वर्गीकरण ठीक ठाक मानता हूं मैं। हालांकि जो हमने हिप्पोक्रेटस पढ़ा, आपका सेल्डन पढ़ा, क्रिश्चियमर पढ़ा, वो भी अच्छे थे, हम उनको आलोचना नहीं करें, अपने हिसाब से सबने डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या किया, इसमें भाई जो बताया ना, जो व्यक्ति जिस काम में इंटरेस्ट लेता उसके हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया व्यक्ति। तो पहला बताया ज्ञान प्रदान, बोला भाई जो शिक्षा की बात करे ना उसके पीछे जोड़ दिया ज्ञान प्रदान व्यक्ति, भाई जो टीचर वाला तबका है। अब आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जो पेरेंट्स की उम्र के मिलेंगे, जब बच्चों में बैठते हैं तो ज्ञान बांटने लगते हैं, बैठते ही हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देने लगेंगे, भाई ऐसे हम ऐसे करते थे, मतलब शिक्षा देने की कोशिश करेंगे बच्चों को एग्जाम्पल की, ठीक है। ये हो गया आपके ज्ञान प्रदान। इसके बाद एस्थेटिक, ये होते हैं सौंदर्य प्रदान। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जो है ना नहाए धोए रहते हैं भाई, क्लीन। अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, आपको एक टी शर्ट में, आप देखते हो डेली लगभग मैं 1-2 टी शर्ट में वीडियो बनाता हूँ, कोई शौक नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, नहा धो के बैठते हैं सेंट वंट लगा के, मतलब वैसा व्यक्ति, ठीक है, जो सौंदर्य प्रदान हो। गर्ल्स में ज्यादातर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, गर्ल्स में लड़कियां बहुत सारी होती हैं जो साफ स्वच्छ रहती हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टाइप बताया अर्थ प्रदान, इकोनॉमिक, मतलब जो हमेशा पैसे के चक्कर में रहे, ठीक है, जो हमेशा पैसे की बात करे, जहां बैठेगा वहां पे पैसे की बात करेगा। जैसे आजकल जो ये होती है ना कंपनियां मल्टी, जो नीचे अपने कैंडिडेट जोड़ो उसके बाद चैन सिस्टम चला दो, भाई बहुत सारी कंपनियां करी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मतलब हमेशा सपने दिखाएंगे, बोला भाई तू इतनी चैन बना देगा, ऑडी ले आएगा, फलानी चीज ले आएगा, वैसे व्यक्ति, ठीक है, जो पागल हो जाए धन के पीछे ही, वो हो गया आपके अर्थ प्रदान। इसके बाद जो व्यक्ति है नेक्स्ट राजनीति प्रदान, सरपंची का इलेक्शन है भाई हरियाणा में, राजनीति प्रधान व्यक्ति जो हमेशा राजनीति की बात करेंगे, साठ गांठ की बात करेंगे, किस व्यक्ति का कैसे वोट मिल सकता है, ठीक है, जो राजनीति की बात करें हमेशा। तो ये हो गया आपके पॉलिटिकल। इसके बाद है धर्म प्रधान, धर्म प्रधान भाई जो धर्म की बात करे, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है और धर्म से रिलेटेड हो। इसके बाद है समाज प्रधान, सोशल व्यक्ति, जो सामाजिक बदलाव की बात करे, जो समाज के अंदर चेंजेस की बात करे, ठीक है। तो ये हमने पढ़े बॉडी टाइप, ये कंप्लीट होगा, इतना ही ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है। इनको नोट डाउन कर लें, हल्का फुल्का इनके सामने डिनोट कर लें, जिससे पता लग जाए, दोबारा आप पढ़ें तो दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। तो ये हमारी हो गई जितनी भी जो बॉडी टाइप जिस चीज ने बताया। अब जो साइकोलॉजी के अंदर हमारे जो टॉपिक बच गए वो भी हम कवर करेंगे। जैसे आपके थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरीज अलग अलग बहुत बार एग्जाम में आती हैं। बुद्धि के सिद्धांत हैं, भाई कौन सा सिद्धांत किसने दिया, मैं वो सारे कवर करवाऊंगा आपको। हालांकि थोड़े टफ टॉपिक है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई कि आप एग्जाम में बैठो कल को और आपको ये लगे कि ये तो हमने किया ही नहीं, ये क्यों नहीं करवाया, मतलब ब्लेम ना कर पाओ आप। मैं नहीं चाहता मेरी कमी कहीं पे छोड़ूं मैं। हालांकि बुक में हमने कोशिश की एग्जाम ओरिएंटेड चीज देने की, लेकिन फिर भी समय कम था, हमने कोशिश की इस बुक को कम से कम समय में, क्योंकि जैसे हमने बुक का जिक्र किया तो बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया था, बुक चाहिए, और जैसे एग्जाम की डेट आई तो समय भी नहीं मिलता। तो उस हिसाब से हमने कोशिश की बुक को भी तैयार करवाने की। और इसके अलावा एक अच्छी खबर हो रहा है, जल्द ही आपको इसका डिजिटल जो बुक होती है ना, ई बुक, वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा आपको वो लिंक भी दिया जाएगा जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पे जाके इस बुक को खरीद पाएंगे, ठीक है। जैसे अमेजोन होता है ना, फ्लिपकार्ट, उस तरह एक लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जहां पे आप डायरेक्टली पे करेंगे और बुक आपके पास आएगी। जो एस्टिमेटेड डेज उसके ऊपर होंगे उसके हिसाब से वो प्रोसेस भी जो है जल्द ही 1-2 वीडियोस में नेक्स्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट संडे को हमारा पेपर होना है, उसके लिए एक अच्छी खबर यह है कि मेरी कोशिश रहेगी इस बार मैं पूरा 100 नंबर का पेपर आपका लूँ, जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन के 60 क्वेश्चंस के अलावा जो 40 क्वेश्चंस आपके आने हैं अनुमानित, वो मैं आपके पेपर में देने की कोशिश करूंगा। इस बार एज इट इज की पेपर शायद वैसा आ जाए जैसी मेरी संभावनाएं नजर आ रही है। मैं आपके लिए की बार इस संडे को जबरदस्त पेपर लेके आऊंगा, जो हमारा आने वाला संडे है उसको। तो तैयार हो जाए भाई, पूरी रगड़ दो फिजिकल को तो, क्योंकि जो 60 नंबर की फिजिकल आएगी ना वो आपके लेवल की आएगी, हरियाणा पीटीआई के लेवल की। और मेरे ख्याल से जबरदस्त पिछले जो 2 टेस्टों के ऊपर जो रिस्पॉन्स मिला ना, वो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जिस हिसाब से आपने टेस्टों को हल किया, हालांकि स्कोर बहुत कम कैंडिडेट ने बताया,
तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों ने उसको करने की कोशिश की है। बच्चे तो नहीं कहूँगा, सीनियर साथी हैं, सीनियर अध्यापक हैं, हमारे तो पेरेंट्स की उम्र के हैं, मेरे तो भाई ज़्यादातर मैं कहूँगा। तो बहुत सारे टीचर सीनियर साथियों ने कोशिश की उसको हल करने की। अब डिपार्टमेंट सेम होगा तो साथी कहने पड़ते नहीं, तो हमेशा ही सम्मानजनक रहेंगे वो लोग जिन्होंने उस दौर में फिजिकल को पढ़ा, जहाँ पे हम ख्वाब भी नहीं लेते थे कि फिजिकल है क्या। दरअसल मैं 2015 में फिजिकल के अंदर आया हूँ, 2014-15 में। तो उस 2006 से पहले के दौर के जो लोग फिजिकल को पढ़ रहे थे, शायद इन्हीं लोगों की देन है कि फिजिकल एजुकेशन को इतना आगे बढ़ पाया सब्जेक्ट। उस दौर में जो पढ़ रहे थे, उस दौर को देखते हुए धीरे धीरे इसके अंदर जो ग्रोथ हुई, तो हमारे लिए हमेशा ही सम्माननीय रहेंगे वो लोग जो उनको जॉब मिली ना मिली, देखो वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप सम्माननीय रहेंगे। जॉब मिलना ना मिलना इसके लिए अलग सिचुएशन होती हैं, अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। किसी बच्चे ने 2010 में अगर बीपीएड कर ली, उसके बाद वैकेंसी ही ना आए, तो उसकी गलती नहीं, उसका ज्ञान को वो फिर खुद तक सीमित रखना पड़ता है उसको, ठीक है। तो लेकिन आप बेफिक्र रहें, हमारी कोशिश है 9 तारीख से पहले आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो। मेरी तो खुद की मैं बताऊं ईमानदारी से, आपकी कोशिश रहेगी कि मैं इस मंथ में जो है पूरा सिलेबस कर दूं 30 तारीख तक। मैं नहीं, उसके बाद मैं 10 दिन आपको लगातार प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दूं टॉपिक वाइज, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ। नहीं तो टॉपिक वाइज नहीं तो वैसे ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हर रोज 30 क्वेश्चंस के। लास्ट 10 दिन जो है ना, मैं रैपिडली आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी सुबह के टाइम 7 बजे। तो अभी वैसे संडे 2 संडे और हैं, मैं कोशिश करूँगा दोनों ही संडे को जो है आपका 100 नंबर का टेस्ट लेने की, जिसको आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजिली ट्राई कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो। पेपर का लेवल रहेगा जो 40 नंबर का रहेगा, उसका लेवल थोड़ा सा मैं हाई रखूंगा, मैं बता दूं, लेकिन फिजिकल का लेवल आपका रहेगा एज इट इज जो पीटीआई में आना है वो। लेकिन जो बाकी रहेगा मैं कोशिश करके देखूंगा इस बार रफ एंड टफ पेपर लेने की आपका, जिसमें पता लग जाएगा आप कहाँ तक जा सकते, कितने तुक्के मार सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कॉमन पेपर में क्या आएगा। हमें देखने तुक्के कितने लगते हैं आपके, बस मेरे को ये देखना, उसके बाद मैं तय कर सकता हूं कि आप में से कितने कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हैं जो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 100 स्कोर के नियर बाई पहुंच रहे हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जनरल पेपर में आपको नॉर्मल हिंदी भी करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले 2 वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई, जैसे एग्जाम की डेट आई तो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अच्छा लगता है, लोग हमारे डिपार्टमेंट के जुड़ रहे हैं। मेरे को मौका मिला इतने सीनियर टीचर्स को कुछ बताने का। वो इस एज में मेरे को कोई सर बोलता है ना, तो अपने आप मेरे को फील भी होता है कि क्यों बोले, लेकिन अब वही है कि अपनी समझ होती है, कोई रिस्पेक्ट दे रहा है किसी वे में, ठीक है। तो बड़ा मतलब गर्व महसूस होता है अपने ऊपर कि ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में। उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जो हलचल हुई हरियाणा के अंदर फिजिकल को लेके, वो बड़ी ही थोड़ी सी अचंभित करने वाली भी है। लेकिन ठीक है, जो हो रहा है हम कह नहीं सकते गलत हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन हो रहा है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ऊपर बैठे लोग हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी ने गलती की भुगत को ही रहा है। तो ये था वीडियो आज का। कैसा लगा कमेंट करके बता दिया करो भाई, लाइक जरूर कर दिया करो अच्छा लगे तो। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।